रत्निया नमस्कार दोस्तों। मार्केट अपडेट्स बाय स्टॉक्स बाजीगर सेशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को बधाई कि बहुत टाइम के बाद मार्केट ने 16,250 का जो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था उसको तोड़ दिया है और 16,300 के ऊपर मार्केट अब ट्रेड कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे वो बना रहे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो शॉर्ट्स है वो स्क्वीज़ होने शुरू हो जाएंगे, तो शॉर्ट कवरिंग के कारण हो सकता है कि यहाँ से और एक बड़ी रैली आ जाएगा और हो सकता है कि 16,500 तक निफ्टी चला जाए। तो बहुत लोग कोशिश कर रहे थे कि मार्केट को नीचे लेके जाया जाए। 16,000 तोड़ने की मार्केट ने काफ़ी कोशिश की, बट उसमें वो असफल रहा क्योंकि जो पूरा फोकस फ़िलहाल मार्केट का है वो अर्निंग सेशन पे है। तो कुछ कंपनीज़ के जो अर्निंग्स आ रहे हैं, क्वार्टरली अर्निंग्स, वो ऑब्वियसली लास्ट टाइम के अर्निंग्स से अच्छे ही आ रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम सेकेंड वेव ऑफ कोविड चल रहा था। तो उसके अगर कंपैरिजन में आप देखो तो रिज़ल्ट अच्छे हैं, लेकिन जो आउटलुक दिया जा रहा है वो इतना ख़ास नहीं है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में आपने सुना रहेगा कि रिसेशन आएगा। तो इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि इंडिया में रिसेशन तो नहीं आएगा बट स्लो डाउन ज़रूर आएगा और अक्टूबर से हम वो स्लो डाउन देख सकते हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का उस दिन मैं ट्विटर स्पेस सुन रहा था, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो हम लोग अभी 4.2-4.3% के ग्रोथ रेट से हमारा जीडीपी बढ़ रहा है वो नेक्स्ट ईयर तक जाते जाते 3.2 तक गिर जाएगा। जबकि जो हमारे नेता लोग हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हम लोग 8% से चल रहे हैं और नेक्स्ट ईयर तक हम लोग 9.1 तक का हम लोग टारगेट कर रहे हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब नरेटिव्स है जिसके ऊपर आपको भरोसा नहीं रखना है। जो इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं, जो एनालिस्ट बोल रहे हैं और जो मार्केट एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, आपको उसी सारे एनालिसिस पे आपको फोकस करना है क्योंकि जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनका काम ही होता है कि अपने सरकार को डिफेंड करना। तो जो अब महंगाई है, जो आप देख रहे हो एलपीजी से लेके जो पेट्रोल के दाम है, सारे यहाँ पे महंगे होते जा रहे हैं और उसके वजह से जो कमोडिटीज़ है या जो हमारे ग्रोसरीज़ है, जो भी हमारा रोज़मर्रा का सामान है वो भी महंगा होते जा रहा है। तो ये जो इन्फ्लेशन की मार है ये इतने जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। इसको कम से कम 6 महीने ये चलेगा और उसके बाद हो सकता है कि एक थोड़ा वहाँ पे बॉटम बन जाए और उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत रिकवर होना शुरू हो जाए। तो इसलिए मार्केट का जो मेन ट्रेंड था वो बियरिश था और अभी जो डेड कैट बाउंस आया उसको 16,300 के ऊपर हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे हो सकता है कि एक कोशिश हो कि शॉर्ट कवरिंग आके यहाँ पे और थोड़ा मार्केट रिकवर हो। देखो, मार्केट जब भी गिरता है तो मैक्सिमम 50% तक वो रिट्रेस हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा वो 20-30% ही रिट्रेस होगा। बहुत बार 50% भी मार्केट को कवर होते हुए हमने देखा है क्योंकि उस टाइम पे जो वो स्टॉक्स होते हैं वो चीपर वैल्यूएशन पे मिलना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर बदल गया होता है। आपने देखा रहेगा कि क्रूड ऑयल जो है उसके ऊपर सबकी नज़र थी और क्रूड ऑयल के हिसाब से मार्केट नीचे जा रहा था जब क्रूड ऑयल बढ़ रहा था। अब ऐसा है कि पूरा का पूरा मार्केट डॉलर इंडेक्स के ऊपर देख रहा है। तो ऑब्वियसली रुपीज़ और डॉलर के बीच में का जो कनेक्शन है वो वहाँ पे हमारे सबकी नज़रें हैं। 80 रुपीज़ का $1 बन चुका है। तो डॉलर का जो एप्रिसिएशन है या रुपी का जो डिप्रिसिएशन है वहाँ पे अब सबकी नज़र है। उसके वजह से आप देखोगे कि आईटी सेक्टर काफ़ी बड़े प्रेशर में है क्योंकि आईटी और फार्मा सेक्टर का जो मैक्सिमम बिजनेस आता है वो बाहर के देशों से आता है। तो वहाँ पे बहुत बड़ी मार पड़ी है। लेकिन आप देखोगे तो मेटल थोड़ा ठंडा होने के वजह से यहाँ पे ऑटो सेक्टर काफ़ी अच्छा कर रहा है। उसके अलावा जो HUL ITC जैसे एफएमसीजी कंपनीज़ है उसको फ़ायदा हो रहा है। जो कमोडिटीज़ के प्राइजेस यहाँ पे थोड़े ठंडे हो रहा है। तो मैंने 2-4 स्टॉक्स आपको बताए थे लास्ट वीडियो में। आपको बोला था कि SBI खरीद लो, 410-15 पे मिल रहा था। वहाँ से आप देखो ये 400 मेरे ख्याल से 70 तक 80 तक जाके आया है। उसके बाद मैंने दूसरा स्टॉक आपको रिकमेंड किया था ITC मैंने आपको लगभग मेरे ख्याल से 240 पे बोला था।
वो 270 के आसपास वो जाने वाला है। उसके अलावा मैंने आपको HUL बोला था 1980 के आसपास, और आप देखो आज HUL 2550 के आसपास है। तो कुछ स्टॉक्स, टाटा मोटर्स मैंने बोला था आपको 415 या 418 पे आया था, तब मैंने बोला था इसको बाय कर लो, फ़ायदे में रहोगे। तो वहाँ से वो 445 450 का जो रेंज है वहाँ तक पहुँच चुका है। तो कहने की बात ये है कि मैंने जब मार्केट करेक्ट हुआ था तब मैंने बोला था कि जो ब्लू चिप कंपनीज़ है और जहाँ पे रिसेशन का इतना बड़ा गाज नहीं गिरेगा वहाँ पे आप एंट्री कर लो। मेरे ख्याल से मैंने 850 या 860 पे मैंने आपको टाटा स्टील रिकमेंड किया था, वो 915 तक है। तो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे करेक्शन में आपको ख़रीदारी ज़रूर करनी चाहिए, और अगर आप करते हो तो आपने देखा रहेगा कि मैंने बताए हुए सारे स्टॉक्स अच्छा खासा रिटर्न हमको कुछ दिनों में दे चुके हैं। लास्ट वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया था, ऑब्वियसली वो सिर्फ स्टॉक्स बाजी करके मेरे पेज पे था, इसलिए काफ़ी लोगों ने उसमें हो सकता है कि पोजीशन लिया नहीं हो। बट ये जो मेरा वीडियो है उसमें यही बताना चाहता हूँ कि देखो, मार्केट और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों का जो कोरिलेशन है वो ये है कि जब भी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो भी फैक्टर्स है या पैरामीटर्स है वो चेंज हो जाते हैं तो मार्केट उस हिसाब से अपने आप को डाइजेस्ट कर लेता है। तो कई बार ऐसे होता है कि मार्केट काफ़ी पहले, जिसको हम लोग करेंगे कि बीइंग फॉरवर्ड लुकिंग, मार्केट थोड़ा एडवांस में वो डाइजेस्ट करता है। तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं, वो सब जो नंबर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल जब CPI का या WPI का जब नंबर आता है, या फिर ऑटो नंबर्स आता है, या जो इंडेक्स होता है, अलग अलग इंडेक्सेस है, तो उसका जब नंबर आता है उसके बाद देखा जाता है कि मार्केट किस तरफ अभी जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बिगिनर्स को याद में रखनी है। देखो, जो लोग इकोनॉमिक्स नहीं जानते या जिनका फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है, ऑब्वियसली उनको ये सारी चीज़ें थोड़ी समझने में देर लगती है। मैं खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो इसलिए विद टाइम मुझे भी ये चीज़ें बाद में समझ में आई। बट कहने का बात ये है कि आपको जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये सारी चीज़ें देख के मतलब नहीं होता, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपका जो मार्केट है वो ऊपर ही जा रहा है और ऊपर ही जाते रहेगा। मैंने बार बार यही कहा है कि इंडिया स्टोरी इंटैक्ट है। इंडिया में हो सकता है कि कुछ स्लैग ईयर्स आ जाए, हो सकता है कि बहुत टाइम तक मार्केट परफॉर्म ना करे। मैंने 2009 से मार्केट को देखा है, इसलिए ऐसे पैचेस भी मैंने देखे हैं जहाँ पे 2-4 साल तक मार्केट ने कुछ नहीं किया, बट उसके बाद जब वो चला तो वो काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है। तो इसलिए ये जो पीरियड है ये हम लोग समझेंगे कि एक एक्यूमुलेशन वाला पीरियड है। यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में जमा करने हैं, थोड़े थोड़े करके उसको बाय करना है, एक साथ पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि और भी करेक्शन आएगा, उस करेक्शन में आप और पैसा लगा के उसको आप एवरेज करके आप अच्छा खासा क्वांटिटीज़ में ले सकते हो। एवरेजिंग का सिंपल सा रूल है कि जब स्टॉक अगर कोई बहुत अच्छे कंपनी का है तो 15 से 20% होने के बाद आप उसको एवरेज कर सकते हो। मिड कैप या स्मॉल कैप का है तो आपको 30% तक रुकना है, 30% के बाद उसको एवरेज करना है। तो घाई में एवरेज करोगे तो आपका काफ़ी पैसा फंसा रहेगा और उससे आप निकल नहीं पाओगे। बहुत लोगों का ये स्ट्रेटजी होता है कि वो लोग पिरामिडिंग तरीके से उसको एवरेज करते हैं, लेकिन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है। तो वो आप अगर नहीं कर सकते तो कोशिश ये करो कि मैक्सिमम फॉल होने के बाद ही आप एवरेजिंग करो, या तो एवरेजिंग अवॉइड करो, जो स्टॉक्स है उसको वैसे ही रहने दो और ड्यूरेशन आपका बढ़ा लो, क्योंकि अगर ड्यूरेशन आपका बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली आप वहाँ से प्रॉफिटेबली एग्जिट कर सकते हो। तो यही आज के वीडियो में आपको बताना था। अगर आपको मेरा जो वीडियोज़ है वो पसंद आता है तो आप इसको ज़रूर लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप जब मोटिवेटेड यहाँ पे मैं फील करता हूँ तब आके सिर्फ मैं लोगों से शेयर करता हूँ, वरना मैं मेरा ट्रेडिंग, मेरे क्लाइंट्स और मेरा जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो भी मेरा काम चलता है उसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ। यहाँ पे आने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि कोई अगर इंटरेस्टेड है मुझे सुनने में तो ही आके मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ। तो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।